हेलो दोस्तों, मैकडोनल्ड, डोमिनोज और केएफसी जैसे फूड ब्रांड्स को भला कौन नहीं जानता। पर क्या आप जानते हैं कि ऐसा एक इंडियन स्नैक्स ब्रांड भी है जिसकी सेल इंडिया में इन तीनों पॉपुलर फूड ब्रांड से भी ज्यादा है। और इसी रीजन की वजह से हम भी आज उसी ब्रांड की सक्सेस स्टोरी को डिटेल में बताएंगे और बात करेंगे कि उनकी स्टोरी से आप क्या क्या सीख सकते हैं। तो वो इंडियन ब्रांड है हल्दीराम। हल्दीराम ब्रांड की नींव भारत की आजादी से भी पहले ही रख दी गई थी। इसकी शुरुआत बीकानेर के गंगा भीषण अग्रवाल जी ने की, जिनको प्यार से उनके घर वाले हल्दीराम भी कहते थे। तो बात है सन 1908 की। बीकानेर शुरू से ही सेव या फिर कहीं भुजिया बनाने के लिए पॉपुलर था। उस समय बीकानेर में मोटे सेव बहुत बिकते थे, जिसे लोग दूर दूर से आकर खरीदते थे। और सिर्फ मुट्ठी भर दुकानदार ही ऐसे थे जो मोटी भुजिया बनाते थे, और उनमें से बहुत कम ऐसे थे जिनके सेव मोटे होने के साथ साथ सॉफ्ट यानी नरम भी होते थे। इस बिजनेस का बीज बोने में हल्दीराम की बुआ का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि उनके परिवार में ये रेसिपी सबसे पहले वही लेकर आई थी, जिसे सीखकर हल्दीराम के फादर यानी बीकाराम जी ने अपनी भुजिया की दुकान शुरू की। तब हल्दीराम बहुत छोटे थे, लेकिन अपनी फैमिली को देखकर उनमें भी बचपन से भुजिया बनाने का इंटरेस्ट जाग गया था। हल्दीराम या फिर कहें गंगा जी ने सिर्फ 9 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था, और 11 साल की उम्र में ही उनकी शादी चंपा देवी से हो गई थी। तब वह अपने पिता के साथ ही दुकान में काम करते थे, और 12 साल की उम्र में उन्होंने अपनी बुआ की बताई हुई रेसिपी को बहुत अच्छे से सीख लिया था, और अब वो खुद भी भुजिया बनाकर अपने पिताजी के साथ दुकान में बेच रहे थे। पर हल्दीराम इससे सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि वो अपने कस्टमर्स को कुछ ऐसा टेस्ट देना चाहते थे जो मार्केट में और कोई नहीं दे रहा था। तो उन्होंने अपनी रेसिपी में कुछ चेंजेस किए, जिसने उनकी लाइफ को भी पूरी तरह चेंज कर दिया। उन्होंने बेसन की जगह भुजिया बनाने में सिर्फ मोट की दाल का यूज किया, और मोटे की बजाय इतना बारीक सेव निकाला जो पूरी मार्केट में कहीं नहीं था। इससे उनके सेव पहले से बहुत क्रिस्पी और टेस्टी बने, और हल्दीराम ने उस भुजिया का अपना ही एक वर्जन बना दिया, जिसे उन्होंने वहीं उसी दुकान पर अलग से बेचना शुरू कर दिया। और सिर्फ एक ही हफ्ते के अंदर ही उनकी भुजिया लोगों को बहुत पसंद आने लगी और गंगाराम को पॉपुलर बना दिया। अब कस्टमर जब भी आते तो हल्दीराम की बनाई हुई भुजिया मांगते, और यहीं से हल्दीराम भुजिया का नेम पॉपुलर हो गया। यही नहीं, उन्होंने अपनी भुजिया का नाम रखा डूंगर सेव, जो कि बीकानेर के एक टाइम के बहुत पॉपुलर राजा डूंगर सिंह के नाम पर था। इस नेम ने उनके लिए उस समय एक एड या फिर कहें मार्केटिंग का काम किया, और उन्हें काफी पैसे कमा कर दिए। और ऐसे ही चलते चलते 1944 में कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स के कारण हल्दीराम, उनकी वाइफ और उनके 3 बच्चों को अपनी फैमिली से अलग होना पड़ा। अब क्योंकि दुकान तो सारी फैमिली की एक ही थी, तो हल्दीराम जी को उसमें से कुछ नहीं मिला, और उनकी कोई पर्सनल सेविंग भी नहीं थी, जिसकी वजह से उनके पास काम करने, खाने और रहने के लिए एक भी पैसा नहीं था। और वो भी बहुत चिंता में थे कि वो अपने परिवार को कैसे पालेंगे। पर जब अगले दिन वो तपती धूप में बीकानेर की सड़कों पर कोई काम ढूंढ रहे थे, उन्हें एक आवाज सुनाई दी जो कि उन्हें बुला रही थी। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वो था अल्लाह। अल्लाह गोड वाला नहीं, उनके बचपन का दोस्त था, अल्लाह बेली। हल्दीराम उन्हें सालों बाद मिले थे, लेकिन उन्होंने इस दोस्त को काफी साल पहले जरूरत के टाइम पर 200 रुपए दिए थे। और जब उनके दोस्त अल्लाह बेली को पता चला कि गंगा अपनी फैमिली से अलग हो गए हैं, तो उन्होंने गंगा को 100 रुपए दिए और कहा अभी तो उनके पास यही है, अब इसके आगे कितनी जीरो और लगेंगी वो तो भगवान की मर्जी है। अब हल्दीराम इन 100 रुपए से कोई दुकान तो नहीं खोल सकते थे, लेकिन उस वक्त 100 रुपए भी हजारों का काम करते थे। तो उन्होंने रेंट पर जगह ली रहने के लिए, और सोचने लगे कि ऐसे क्या काम शुरू करें। उनकी पत्नी चंपा देवी को मूंग दाल बहुत अच्छे से बनानी आती थी, जो कि सस्ती भी थी और लेबर क्लास लोगों के लिए भी एक अच्छा मील थी। तो उन्होंने गलियों में मूंग दाल बेचनी शुरू कर दी, और वहाँ के लोग हल्दीराम को जानते तो पहले से ही थे, तो इसलिए उन्हें अपने इस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब उनकी पत्नी और उनके हार्डवर्क से घर अच्छे से चलने लगा था, और वो कुछ पैसे भी सेव कर रहे थे ताकि अपनी पहले वाली बीकानेरी भुजिया का काम शुरू कर सकें। तो जैसे ही उनके पास उतने पैसे जमा हो गए, तो अपने एक दोस्त की मदद से उन्होंने एक शॉप ली और वहीं पर अपनी पुरानी भुजिया फिर से बेचना शुरू कर दिया। अब उनके हाथ की भुजिया का स्वाद तो लोगों को पहले से ही लग गया था। तो जैसे ही लोगों को पता चला कि हल्दीराम बाजार में वापस आ गया है, तो कस्टमर्स की लाइन लग गई और उनकी दुकान बहुत चलने लगी। हालांकि उनके भाई एंड फादर भी अपनी पुरानी शॉप पर भुजिया बेच रहे थे, लेकिन उनके पास हल्दीराम की रेसिपी और टेस्ट नहीं था। और ऐसे ही समय बीतता रहा और हल्दीराम सफलता की ऊंचाइयां छूने लगे, और फिर शुरू हुआ उनका एक नया सफर, जो उनके पूरे इंडिया में पॉपुलर होने की शुरुआत थी। हल्दीराम के काफी सारे दोस्त और रिच कस्टमर्स कोलकाता से थे, तो एक दिन वो 1954 में कोलकाता में किसी शादी में गए और वहां जाकर भुजिया भी बनाई, जिसे वहां के लोगों ने काफी पसंद किया, क्योंकि कोलकाता में उस टाइम पर कोई भुजिया की खास मार्केट नहीं थी और डिमांड ज्यादा थी। तो गंगा जी ने कोलकाता में भी एक दुकान बनाने का डिसाइड किया और खोल भी ली।
अभी तक उनके बच्चे भी बड़े हो चुके थे, तो उन्होंने भी कोलकाता वाली दुकान को बहुत सपोर्ट किया। गंगा जी के आगे 3 बेटे थे, मूलचंद, रामेश्वर लाल और सतीदास, जिन्होंने आगे इस बिजनेस एम्पायर को संभाला। लेकिन जिन्होंने इस बिजनेस को कहीं हजार करोड़ तक पहुंचाया वो थे हल्दीराम जी के ग्रैंडसन्स, यानी उनके पोते। उन्होंने टाइम के साथ साथ कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया और नई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज लगाई, जिन्होंने हल्दीराम को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां पर वो आज है। आइए जानते हैं आगे की स्टोरी। अब क्योंकि कोलकाता के बिजनेस को उनके बेटों ने अच्छे से संभाल लिया था, तो हल्दीराम जी खुद भी बीकानेर और कोलकाता के स्टोर्स में चक्कर लगाते रहते थे। 1968 में हल्दीराम ने अपने पोते शिव किशन अग्रवाल जी को नागपुर भेजा, जिसका मेन रीजन अपनी ग्रैंड डॉटर सरस्वती देवी के हस्बैंड को फैमिली बिजनेस सेट करके देना था। अब शिव किशन जी नागपुर गए तो देखा कि वह नमकीन की कोई खास मार्केट नहीं थी, और फिर उन्होंने मार्केट को अच्छे से एनालाइज करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि नागपुर में स्वीट्स की अच्छी डिमांड है और मार्केट है, लेकिन उसमें इतनी वैरायटी नहीं है। वहां पर बस वहीं की 4-5 स्वीट्स के अलावा कोई खास ऑप्शंस नहीं थे। तो शिव किशन जी ने अपने बिजनेस में कुछ नया ऐड करने का सोचा और नागपुर में उस वक्त सबसे पहले काजू कतली को लोगों के बीच इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि बहुत पॉपुलर हुई और हजारों के हिसाब से बिकने लगी। और फिर उन्होंने कुछ नई मिठाइयां भी शुरू कर दी, जिससे हल्दीराम भुजिया के साथ साथ स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट्स के बिजनेस में भी आ गया। और शिव किशन जी की इसी स्ट्रेटेजी की वजह से उनका रेवेन्यू पहले से 100 गुना बढ़ गया। लेकिन शिव किशन जी का नागपुर से पहले भी एक सपना था, वो था दिल्ली में हल्दीराम के ब्रांड का लॉन्च करने का। अब क्योंकि उनका नागपुर में बिजनेस बहुत फैल गया था, तो वो वहां से नहीं जा सकते थे, पर उनके इस बढ़ते हुए डिजायर को उन्होंने अपने छोटे भाई मनोहर लाल अग्रवाल की हेल्प से पूरा किया। मनोहर लाल जी ने हल्दीराम के रॉ मटेरियल से लेकर उनके प्रोडक्ट क्वालिटी और पैकेजिंग को एक अलग ही लेवल दे दिया और उन्हें एक ब्रांड बना दिया। अब तक हल्दीराम अपने प्रोडक्ट्स के लिए बना बनाया बेसन यूज कर रही थी, लेकिन मनोहर लाल जी का मानना था कि हम बेसन खुद नहीं बनाते, तो उसमें हो सकता है कि कुछ मिलावट हो। इसलिए उन्होंने खुद के ग्राइंडर्स एंड चक्की वगैरह लगवाई, जहां रॉ मटेरियल भी खुद ही तैयार किया जाने लगा, जिससे उनकी क्वालिटी एंड टेस्ट बहुत इम्प्रूव हो गया। हालांकि मनोहर लाल के इस डिसीजन को शुरुआत में सारी फैमिली ने बहुत रेजिस्ट किया, क्योंकि उन्हें अपने बने बनाए वेंडर्स, जहां से वो ऑलरेडी बेसन और बाकी का रॉ मटेरियल लेते थे, उनके साथ रिलेशन खराब होने का डर था। लेकिन मनोहर लाल जी को अपनी स्ट्रेटजी और डिसीजन पर विश्वास था और वो सफल भी हुई और हल्दीराम को एक ग्लोबल लेवल पर ले गई। आज हल्दीराम 3 बिलियन से भी ज्यादा की कंपनी बन चुकी है और आज 80 से भी ज्यादा कंट्रीज में हल्दीराम के प्रोडक्ट्स जाते हैं। आज की डेट में इनका एनुअल रेवेन्यू 7,000 करोड़ तक का है। और अब लास्ट में जानते हैं बीकानेर की गलियों से शुरू हुए 100 रुपए से कई हजार करोड़ तक के सफर से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो स्टोरी से हमें सबसे पहले जो चीज सीखने को मिलती है वो है डिसिप्लिन और वर्क फोकस। हल्दीराम जी ने अपने डिसिप्लिन एंड प्रिंसिपल्स को हमेशा मेंटेन रखा। जिस स्पीड से हल्दीराम का बिजनेस बढ़ रहा था, उस स्पीड से अगर मोस्टली लोगों का बिजनेस बढ़ जाए तो उनमें बहुत घमंड आ जाता है और पैसे सिर पर चढ़ जाते हैं। लेकिन हल्दीराम जी का फोकस हमेशा उनके बिजनेस के बेसिक्स पर था। उनका फोकस हमेशा इसी पर रहता था कि कैसे वो अपने कस्टमर्स को और नए प्रोडक्ट्स दे पाएं, जिससे वो खुश रह पाएं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को बिजनेस में जल्दी सक्सेस मिल जाए, पर याद रखें उसे कभी भी सिर पर नहीं चढ़ना या ऐशो आराम में नहीं पड़ना, बल्कि अपने काम पर और फोकस करना है ताकि आप उस लेवल तक जा सकें। दूसरी चीज जो हमें स्टोरी से सीखने को मिलती है वो है कि अपने बिजनेस के साथ न्यू एक्सपेरिमेंट्स करना और मार्केट में अपने आप को यूनिक बनाना। जैसे उस समय मोटे सेव की जगह हल्दीराम जी ने मोट की दाल के बारीक सेव बनाए, जो कि उस वक्त मार्केट में कोई नहीं बनाता था, और टेस्ट को भी लोगों से बेहतर बनाया, जिसकी वजह से वो इस चीज के लिए मार्केट में पॉपुलर हो गए। उन्होंने सोचा और कुछ नया ट्राई किया और सक्सेसफुल भी हो गए। ऐसे ही आपको भी अपने बिजनेस करियर में कस्टमर्स या क्लाइंट्स की नीड को देखते हुए न्यू चीजें ट्राई करते रहना चाहिए। तीसरी चीज जो हमें स्टोरी से सीखने को मिलती है वो है उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। उन्होंने अपनी भुजिया का नाम डूंगर भुजिया के नाम से रखा, जो कि उस समय बीकानेर के राजा थे, जिसके कारण लोगों के दिमाग में उनके प्रोडक्ट का नाम बैठ गया और उस पर एक ट्रस्ट भी बन गया। जैसे मान लीजिए अगर आपके प्रोडक्ट की एड पीएम मोदी कर दें तो लोगों का ट्रस्ट तो बनेगा ही, और उस टाइम सिर्फ राजा का नाम ही काफी था। वहीं उनके ग्रैंडसन्स ने भी मार्केट को एनालाइज करके न्यू आउटलेट्स एंड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जिन्होंने हल्दीराम को वर्ल्ड के टॉप मोस्ट फूड ब्रांड्स में से एक बना दिया। तो अगर आप भी कोई बिजनेस
बिजनेस कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप अपनी मार्केट और ग्राहक की ज़रूरतों को ध्यान से समझें और देखें आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप अपने कंपटीटर से कुछ अलग कर पाएं। जैसे मनोहर लाल जी ने हल्दीराम के पुराने तौर तरीकों को बदलकर उन्हें मॉडर्नाइज कर दिया, वैसे ही आप भी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए नए तरीके सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो आप अपने बिजनेस को अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स पर प्रमोट कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के थ्रू अपने कस्टमर्स को गाइड करके और अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। और ये सभी आइडियाज एंड स्ट्रेटेजीज आपको तभी आएंगी जब आप काम और मार्केट पर पूरा फोकस करेंगे। आई होप आप हल्दीराम जी की स्टोरी से इंस्पायर हुए होंगे, और अगर हुए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम भी इंस्पायर होंगे और आपको ऐसे ही सेल्फ डेवलपमेंट, इंस्पिरेशनल और फाइनेंशियल नॉलेज वाली वीडियोस लाकर देते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।